हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए गणित का प्री बोर्ड का पेपर 2022 का लेकर के आ चुका हूँ। और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम सभी इस पूरे पेपर का A to Z सलूशन करने वाले हैं। तो आज का वीडियो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो को ध्यान से देखना, वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन प्रेस करना, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए यूपी बोर्ड से संबंधित हर एक सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है। तो देख सकते हो, ये प्री बोर्ड का पेपर है, 2022 का पेपर है। और इस पेपर को हल करने के लिए आप सभी को 3 घंटा 15 मिनट का टाइम मिलता है। 15 मिनट पेपर को पढ़ने के लिए, बाकी बचे 3 घंटे पेपर को हल करने के लिए। पूर्णांक आपका यहाँ पे 70 का 70 नंबर रहेगा, कोई चेंज नहीं रहेगा। और अब की बार जो 2023 का पेपर आ रहा है उसमें कुछ चेंजेस किया जा रहा है। और चेंजेस इस तरीके से किया जा रहा है कि जो भी यहाँ पे MCQ यानी कि बहुविकल्पी क्वेश्चन है, उन सभी बहुविकल्पी क्वेश्चन जो भी 2022 तक 5-6 बहुविकल्पी आ रहे थे, उसकी संख्या बढ़ा करके 20 कर दी गई है। तो उस 20 MCQ को, बहुविकल्पी प्रश्न को OMR शीट पर भरना है। वो भी किस तरीके से भरना है वो मैं आप सभी को इस वीडियो के एंड में बता दूंगा, साथ में दिखा भी दूंगा। तो आइए सबसे पहले हम करेंगे क्या, इस पेपर का A to Z सॉल्यूशन करेंगे, ठीक ना। तो वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखना। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। आइए, सबसे जो पहला यहाँ पे क्वेश्चन दिया जा रहा है, बोला जा रहा है कि सभी खंड कीजिए, ये निर्देश है। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्रत्येक खंड के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक विकल्प ही सही है। और सही विकल्प को छाड़कर उन्हें अपने आंसर शीट में लिखना है, ठीक। अब आइए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे समझ सकते हो कि निम्नलिखित में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सह अभाज्य संख्याएं होती क्या है। तो ऐसी अभाज्य, देखो, सह अभाज्य संख्या को समझने से पहले एक बार हम समझ लेते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या कहने का सेंस क्या है कि उनका एक से ज़्यादा गुणनखंड नहीं हो सकता। तो कहने का सेंस क्या है, जैसे मान लो कि यहाँ पे अगर मैं 7 की बात कर रहा हूँ, तो 7 क्या है, अभाज्य संख्या है। तो 7 के 2 गुणनखंड से अधिक इसके गुणनखंड नहीं हो सकते हैं। कौन कौन, एक तो 7 होगा और दूसरा 1 होगा, ठीक। अब आइए हम समझते हैं कि सह अभाज्य संख्या क्या होती है। तो ऐसी अभाज्य संख्याओं का जोड़ा जिनका मौसा क्या होता है, 1 होता है। जैसे 7 और 5 का अगर हम मौसा की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इन दोनों संख्याओं का जोड़ क्या बोलेंगे, हम सह अभाज्य संख्या बोलेंगे, यानी कि क्या बोलेंगे, सह अभाज्य संख्या। जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि 14 और 35 का लॉस है, 7 निकल के आ जाएगा। तो हमको क्या करना है, 7 नहीं निकालना है, 1 निकालना है। 18 और 25 का एलसीएम कितना होगा, HCF 1 हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पहला ही सत्य हो जाएगा, ठीक, समझ गए। अब यहीं अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि द्विघात समीकरण 3x² - 4x = 0 के मूलों का गुणनफल बताइए। तो ये सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मूलों का गुणनफल का फार्मूला क्या होता है उसको समझते हैं। तो देखो, जो मूलों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा होता है। क्या होता है, किसी भी द्विघात समीकरण के 2 मूल होंगे, एक आपका मूल पहला होगा अल्फा, दूसरा क्या होगा, बीटा। तो जब मूलों का योगफल पूछेगा तो क्या होता है, -b/a होता है, ठीक। लेकिन अगर यही मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा पूछ दे तो क्या होता है, c/a होता है। और यहाँ पे सबको पता होना चाहिए कि c क्या होगा, b क्या होगा, a क्या होगा, ठीक। तो c यहाँ पे क्या होना चाहिए, अचर पद। और यहाँ पे अचर पद जो कि 0 के बराबर है, तो 0 और बटे में 1 यानी कि x² गुणांक हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा। तो 0/3 क्या हो जाएगा, 0। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहले को टिक किया गया है, ठीक, समझ गए। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि समरूप त्रिभुजों की विशेषता होती है कि उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक हो, संगत कोण भी बराबर हो, उपयुक्त में से दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखो, आइए यहाँ पर थोड़ा समझा दे रहा हूँ कि समरूप त्रिभुज क्या होता है। देखो, समरूप त्रिभुज अगर कहने का सेंस बोलेगा तो ऐसा त्रिभुज, ऐसे 2 त्रिभुज, क्या बोलेंगे, ऐसे 2 त्रिभुज। त्रिभुज कहने का सेंस क्या है, एक छोटा भी त्रिभुज हो सकता है, एक बड़ा भी त्रिभुज हो सकता है, ठीक। लेकिन इनकी जो ये देखो, इनकी जो भुजाएं हैं वो क्या होनी चाहिए, अनुपातिक होना चाहिए, एक अनुपात में होना चाहिए। और इनका ये जो एंगल है, ये इन दोनों भुजाओं के बीच में ये जो एंगल बना रहा है अल्फा मान लो,
तो ये भी एंगल क्या होना चाहिए, इसी का अनुपात होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। समझ कि नहीं। इसी तरीके से ये भी एंगल इस एंगल का अनुपातिक होना चाहिए, इस तरीके से ये भी एंगल इस एंगल के क्या होगा, बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम अगर भुजा की बात करेंगे तो ये भुजा और ये भुजा, अगर दोनों की भुजा को हम अनुपात लेंगे तो ये भुजा और ये भुजा क्या होगा, बराबर होना चाहिए, सबसे पहली बात। उसके बाद इसके संगत कोण भी क्या होना चाहिए, बराबर। जैसे मैंने बता दिया कि ये अगर अल्फा होगा ये भी क्या होगा, अल्फा होना चाहिए। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप त्रिभुज का फल करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन ये है कि कॉस 60 अंश, कॉस 30 अंश माइनस साइन 60 अंश, साइन 30 अंश का मान बताइए। तो देखो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हमारे पास 2 नियम है। सबसे पहला नियम, आप कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी, यानी कि कास ए प्लस बी का ये फार्मूला है, क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी यानी कि कास 60 प्लस 30 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कॉस 90। तो कास 90 का मान सभी लोग जानते हो कि 0 होता है, इस तरीके से यहाँ पे 0 आ जाएगा। लेकिन एक नियम और है कि यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर सकते हो कि कास 60 का वैल्यू क्या होगा, कास 30 का वैल्यू क्या होगा, साइन 60 का वैल्यू क्या होगा, साइन 30 का वैल्यू क्या होगा। इस तरीके से करोगे तो थोड़ी सी डिफिकल्टीज आएगी, लेकिन हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ गए। अब अगला क्वेश्चन समझते हैं, क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में शामिल नहीं है, इंक्लूड नहीं है। माध्य शामिल है, बहुलक ये भी शामिल है, माध्यिका ये भी शामिल है। तो तीनों को मिलाकर के एक फार्मूला भी बन जाता है जो कि आप सभी को बहुलक, माध्य या माध्यिका निकालने में क्या हो जाता है, हेल्पफुल हो जाता है। लेकिन मानक विचलन की हम अगर बात करेंगे तो मानक विचलन क्या होगा, ये केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में शामिल इसे नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक, समझ गए। अब अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 2 बिंदुओं के बीच या 2 बिंदुओं के निर्देशांक -8 0 दिया है, 0 -8 दिया है। बोला जा रहा है कि इन बिंदुओं से बने रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक बताइए। अब देखो मध्य बिंदु का निर्देशांक जब बोलेगा आप सभी को अगर 2 पॉइंट, एक पॉइंट ए दे देगा, एक पॉइंट बी दे देगा, और ए का निर्देशांक ए बी देगा, ठीक, और बी का निर्देशांक मान लो अगर सी डी देगा, और बोलेगा कि ए बी के बीच का निर्देशांक बताइए, तो क्या होगा। देखो बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक ना। देखो होगा कैसे, आओ बता रहा हूँ। सबसे पहले होगा a + c/2 और दूसरा क्या होगा b + d/2। ये वाला मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा। ये x1 मान लो, ये x2 मान लो, तो x1 + x2/2 हो जाएगा, फिर y1 + y2/2 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, आप आसानी से हल कर सकते हो। क्लियर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, अब आओ क्वेश्चन नंबर अगला समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसको देखते हैं। ठीक, तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। क्या बोला जा रहा है, निर्देशांक क्या दिया है, -8 0, यहाँ पे -8 ये 0 दिया है, और दूसरा क्या दिया है, 0 -8 दिया है। तो सबसे पहले करेंगे क्या, x1 + x2/2 करेंगे, यानी कि -8 + 0/2 कर दो, और दूसरा क्या होता है 0, फिर ये -8 ये +8 क्या हो जाएगा, +8/2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा 4, तो -4 और 4, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, इस तरीके से कर सकते हो। ये एक बार 1 मिनट आप ये भी कर सकते हो, तो ये भी आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक ना। लेकिन एक बात यहाँ पे क्या दिया है, 0 -8 दिया है, तो आप यहाँ से कर सकते हो, यानी कि ये वाला देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 -8 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -8/2, ठीक है, क्या हो जाएगा -4, यानी कि -4 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 3rd सही हो जाएगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि सभी खंड कीजिए। ये सेकंड प्रश्न है। बोला जा रहा है कि द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विविध कर, यानी कि डी का मान निकालना है। उसके बाद ये भी बताना है कि मूलों की प्रकृति क्या है। तो आइए इसका हम निकालते हैं डी का मान। तो डी बराबर क्या होता है बच्चों, डी बराबर होता है b² - 4ac। अब देखो b के बराबर क्या हो जाएगा, -4, तो -4 का स्क्वायर कर लो, -4 × a का मान 2 × c का मान 3, तो क्या हो जाएगा 4 चौके 16, माइनस ये देखो 4 दूना 8 तरीके 24, तो क्या हो जाएगा माइनस यहाँ पे 8 निकल के आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, मूलों का प्रकृति कहने की सेंस क्या है, असमान है। क्या है, 0 आएगा तब ना समान होगा, ये असमान है और वास्तविक है।
ठीक, अब अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि ख नंबर कि 15 काट ए इक्वल टू 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करो। तो देखो ये भी क्वेश्चन आसान है, कैसे करेंगे इसको समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया है 15 कॉट ए बराबर 8, तो कॉट ए बराबर आप निकाल सकते हो कि नहीं, 8/15। ठीक, लेकिन यहाँ पे एक पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से एक त्रिभुज ट्रायंगल बना लो। तो काट ए कहने का सेंस क्या है, आधार बटे का लंब, यानी कि आधार इसका 8 हो जाएगा, लंब कितना हो जाएगा 15, तो ये आपका हो जाएगा 17 पाइथागोरस के प्रमेय के हिसाब से। अब आप सभी को निकालना है साइन ए का मान, तो साइन ए बराबर जानते हो सभी बराबर लंब बटा में कड़, यानी कि 15/17 हो जाएगा। और इसी तरीके से सेक ए का मान बोल रहा है, तो सेक ए यानी कि लाल बटे का, यानी कि क्या हो जाएगा के ए, यानी कि कड़ बटा आधार हो जाएगा। तो कड़ कितना है 17/8 हो जाएगा। तो दोनों इस तरीके से आप निकाल सकते हो दोनों की वैल्यू, समझ गए। अब अगला ऑप्शन बोल रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 121 वर्ग सेंटीमीटर तथा 289 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया है, तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बताइए। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आप सभी को बोले करने के लिए, तो संगत भुजा कहने का सेंस क्या है, दोनों का त्रिभुजों का यानी कि a1/a2 कर दो, क्या कर दो a1/a2 का वर्गमूल निकाल दो, वर्गमूल निकाल दो तो आपका निकल के आ जाएगा संगत भुजाओं का अनुपात। ठीक, तो सबसे पहले वाला कितना दिया है 121 बटे में ये कितना दिया है 289। तो देखो दोनों का वर्गमूल निकालो तो कितना आ जाएगा, ये 11 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 17, तो 11/17 के अनुपात में हो जाएगा। समझ गया कि नहीं, बहुत ही आसान है। इनकी संगत भुजा क्या होगी, एक का 11 हो जाएगा, एक का 17 हो जाएगा। ठीक, अब देखो ये क्वेश्चन ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आप सभी लोग इसे कर लेना कि किसी वन टन का माध्य 16 दिया है, बहुलक 13 दिया है, तो वन टन की माध्य का ये फार्मूला होता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अगर आप इन सभी क्वेश्चन को नहीं देखें तो देखो ये क्वेश्चन मैं अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे, मैथ का सेक्शन खोलोगे तो आपको यहाँ पूरा A to Z मैथ बताया जा चुका है। ठीक ना, हर चीज़ ठीक ना पहले से ही बता दिया गया है कि √5 का, √7 का, √9 का, ठीक ना, किस तरीके से परिमेय है अपरिमेय है, इसके हार्ड क्वेश्चन भी बता दिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये भी क्वेश्चन बता दिया है कि a का मान कब ज्ञात करिए, कि जब x + 2y = 2 और 8x + ay = 4 के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। देखो a और b के इसमें मान ज्ञात करना है, आप आसानी से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यह भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखो PS/SQ और PT/TR, देखो सबसे पहले समझाते रहा हूँ कि PS/SQ इसका और इसका अनुपात दिया है किसके किसके बराबर, PT और TR के बराबर। बोला जा रहा है कि कोण PST, ये जो कोण S है ना, कोण R के बराबर। देखो ये कोण R है, एकांतर कोण के नियम से ये बराबर है, तो सिद्ध करना है कि कोण PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज। देखो PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज कहने का सेंस क्या है कि इसकी दोनों भुजा आपस में बराबर हो, दो भुजा कम से कम आपस में बराबर हो। आप आसानी से इस तरीके से कर सकते हो। ठीक, तो ये भी कोई भी दो भुजा आपस में बराबर दिखा दोगे आपका काम हो जाएगा। ठीक, ये तो क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप आसानी से कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके साथ में सारा बेल आइकन प्रेस कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।